हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर के क्लास में। ठीक है ना, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम और हमारे पूरे गौरव क्लासेस परिवार से आपका स्वागत है। और फिर हम लोग करंट अफेयर आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आज की टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट रहेगी, लेकिन हमेशा मंडे टू सैटरडे हम लोग 6 दिन क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर। जो हमारी मॉर्निंग वाली टाइम है सेम उसी टाइम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बस आज वो कल के कारण हो गया, तो हम लोग डेली 6 दिन करंट अफेयर पढ़ेंगे मॉर्निंग के टाइम में। उसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे आपको शाम को 7 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। बाकी जो टाइम टेबल हमने आपको बताया था सेम वही टाइम टेबल से पूरे गौरव क्लासेज में जो आपको जितने सब्जेक्ट पढ़ाने जाने थे उन सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएस का हम लोगों ने एक तो डिस्कशन ग्रुप बनाया है और उसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप से तो आपको जरूर जुड़ना है, क्योंकि सभी पीडीएफ और मैं इस पीडीएफ को डेली उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, उसमें कितना अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं इसके लिए मैं डेली कोशिश कर रहा हूं और उसको डेली बाय डेली मैं उसको इंप्रूव भी कर रहा हूं। तो आप वहां पे जरूर जुड़िए। आप किसी भी एग्जाम के हो, चाहे यूपी SSC के कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल के लिए तो आप विशेष करके जुड़िए। उसके साथ साथ जेल वार्डन का एग्जाम है, उसमें भी आप बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट देखे जा रहे हैं। यूपी PCS की जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए भी, जीएस के लिए आप खासकर हमसे जरूर जुड़े। करंट अफेयर जो भी आपको ये मैटर मिल रहा है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपके लिए बहुत फायदा करेगा। उसके साथ साथ बैंक के जो जीए के पोर्शन है, वो जीए के पोर्शन जब भी हमको मिलेंगे मैं तुरंत इस करंट अफेयर में डालूंगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये किसी भी एग्जाम के लिए, किसी खासकर एक एग्जाम के लिए नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। एसएससी तो में हम लोग का टारगेट है ही है, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज मैं आपको दे रहा हूं। आराम से आप इसको डेली मॉर्निंग में देखते जाइए और पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम ग्रुप पे पा सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग जब हम लोग पढ़ाते थे यहाँ पर एसएससी की चलती थी, तो जीए के लिए के बहुत लोग परेशान होते थे और उनसे बहुत सारी क्वेरी होती थी। तो जीएस का जो डिस्कशन ग्रुप बना है गौरव क्लासेस का, ठीक है ना, उस ग्रुप में आप किसी से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो, जीएस से लेके इकोनॉमिक्स कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसमें पुट करेंगे, उसका आंसर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ मैं खुद दूंगा। ठीक है ना, तो आप उसमें जरूर जुड़िए और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें शेयर करिए। हाँ, किसी भी प्रकार की फालतू पोस्ट उसमें मत करिएगा, क्योंकि ग्रुप का माहौल आप सभी लोग बनाए रखिएगा स्टडी का। ठीक है ना, आराम से जो भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है वो आप डालिएगा, जो चीज एसेंशियल लगे उसको आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, और कोशिश करिएगा कि उसमें जो भी चीजें पढ़ी उसको आप अच्छे से लर्न भी कर लें। आइए देखते हैं, ये पूरा स्नैपशॉट होने वाला है हमारा जो करंट अफेयर का जो भी आज का क्लास होने वाला है। इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन ये 6 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन से भी बराबर है। कैसे हम लोग एक एक करके अभी सीखेंगे। आइए, चूंकि रैंकिंग तो कई सारी आई हैं, एक क्यूएस की भी रैंकिंग भी आई है, क्यूएस यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग आई है, एक हमारी ये अपना खुद का नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आई है एचआरडी मिनिस्ट्री का, इसको भी आई है, लेकिन ये हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो इसको हमने पुट कर दिया इसमें। बाकी जो भी रैंकिंग बची होगी उसको मैं अगले वीडियो में पुट करता जाऊंगा। छूटेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम सारे सोर्स को लेके कंपाइल करके आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री हमारी कौन सी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान रखेगा, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है जिसको हम कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होता है शिक्षा से रिलेटेड सभी कार्य यही करता है। तो कई बार इसका कहा भी जाता है कि क्यों ना इसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया जाए। तो हाँ, इस पे बात चल रही है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दें, तो जल्दी ही ये हो भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा से रिलेटेड जो भी काम होता है यही देखता है। यूजीसी से लेके CSIR से लेके सभी काम ये इसी का काम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। ध्यान रखिएगा। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक रैंकिंग तैयार की है। रैंकिंग का नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको NIRF रैंकिंग भी कहते हैं। चूंकि ये 2020 में जारी हुई है इसलिए हम इसको NIRF रैंकिंग 2020 बोल दिया हमने। इस रैंकिंग की शुरुआत हुई थी 2015 से, यानी 2015 से पहले ये रैंकिंग नहीं आती थी। इस रैंकिंग के अनुसार इन्होंने 10 कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग की है। कौन कौन सी कैटेगरी है, 10 कैटेगरी आपको नहीं ध्यान रखना है, बस एक मोटा मोटा नॉलेज रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 10 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी है, ये यूपी PCS और UPSC में जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, उसके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो जो NIRF जो रैंकिंग 2020 की आई है, ये रैंकिंग 10 कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है ना, यानी 10 विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है। तो एक क्षेत्र है ऑल कैटेगरी, यानी सभी प्रकार के। आप कैटेगरी क्या हो सकता है, एक होगा सरकारी स्कूल,
दूसरा क्या होगा, टेक्निकल स्कूल, फिर क्या होगा, प्राइवेट स्कूल, डीम्ड विद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे करके सभी टाइप के ये विभिन्न प्रकार के कैटेगरी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के। तो उसी में इन सभी ऑल कैटेगरी में यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे देश में सबसे बेस्ट स्टडी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है, तो सबसे बेस्ट है हमारा आईआईटी मद्रास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे कौन है, आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे है आईआईटी दिल्ली, ठीक है ना। तो ऑल कैटेगरी यानी सभी कैटेगरी यानी पूरे ओवरऑल अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छी शिक्षा मद्रास में यानी आईआईटी मद्रास में, फिर आईआईएससी बेंगलुरु में और फिर आईआईटी दिल्ली में। फिर उसके बाद से सेकंड कैटेगरी जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगी है वो है यूनिवर्सिटीज की, यानी विश्वविद्यालय की रैंकिंग में नंबर 1 सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय कौन सा है, आईआईएससी, कहां का, बेंगलुरु का, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है वो पूरे भारत में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। इसमें देखो आईआईटी भी है, ये आईआईटी और यूनिवर्सिटी भी है, तो इसमें ओवरऑल में इसकी रैंकिंग 2 है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन है, आईआईएससी। सेकेंड नंबर में कंट्रोवर्शियल जो हमारे हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, जेएनयू जानते हैं आप, दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कहां पर है, आप जानते हैं बनारस में, ठीक है ना। तो और इसके स्थापक कौन है बताइएगा जरा हमें, ठीक है ना, आइए, पंडित मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखेगा। तो ये था एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, इसको आप ध्यान रखेगा, एक बार मन करे तो स्नैपशॉट ले लीजिएगा आराम से फोन से, उसके बाद से हम इसको मिटाते हैं एक एक करके ताकि जगह चाहिए मुझे। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं, ये भी एक प्रकार की रैंकिंग है। देखिए 7 तारीख को मनाया जाता है फूड सिक्योरिटी डे, ठीक है ना, खाद्य सुरक्षा दिवस। ये जब भी किसी के बीच में सिक्योरिटी लगता है ना, इसका मतलब है आपको उसको क्या दिया जा रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है। जैसे बीमा क्या होता है, एक प्रकार की सिक्योरिटी होती है। अब आप डेथ बीमा ले रहे हो, एक्सीडेंटल बीमा ले रहे हो, हेल्थ बीमा ले रहे हो, यानी आप अगर कहीं भी आपका क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या होगी और आपने अगर हेल्थ बीमा करा रखा है तो वो क्या है, आपके हेल्थ की सिक्योरिटी देता है कि आप हमें प्रीमियम दो और हम आपको क्या देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, किसकी, हेल्थ की, कि आपका हेल्थ खराब होगा तो दवाई का खर्चा किसका होगा, मेरा होगा। तो ये जो हमारा देश है, इस देश को कहा जाता है कि कोई भी देश वेलफेयर नेशन कब बनेगा। देखिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है कि सभी राज्य को कैसा राज्य बनना है, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट बनना है। तो कोई भी स्टेट वेलफेयर कब बनेगा, जब उस राज्य के लोग जो होंगे शिक्षा में नंबर 1 होंगे, यानी उस राज्य के लोगों को शिक्षा की सिक्योरिटी मिलेगी, यानी उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। उस राज्य के लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक समानता, मतलब कोई उसको ऊंच नीच से लेके या फिर किसी प्रकार की छुआछूत भेदभाव नहीं रहेगा। फिर उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी में भी हेल्थ भी आ जाता है, यानी भाई सोशल, कोई भी व्यक्ति सामाजिक कैसे बनेगा। अब एक व्यक्ति है जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, दूसरा व्यक्ति है नॉर्मल है, तो उसको क्या सामाजिक क्या सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको थोड़ी बीमारी हुई है। तो हम उसको हेल्थ की फैसिलिटी दें तो वो क्या हो जाएगा, बीमार से अच्छा व्यक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार हम उसको फूड दें, भोजन दें, ताकि उसका शरीर हेल्थ क्या रहे, मजबूत रहे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो इसी एवज में 7 जून को हम मनाते हैं फूड सिक्योरिटी डे, यानी सभी भारतीयों को क्या देंगे, हम फूड की सिक्योरिटी देंगे, यानी भोजन का क्या देंगे, सुरक्षा देंगे कि सभी नागरिकों को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसे, तो इसी के एवज में आप जानते हैं कि एक एक्ट आया था हमारे यहां, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और उसी के एवज में आप जानते हैं कि 2 रुपए जो धान और गेहूं, जो धान सॉरी कह रहे हैं, चावल और गेहूं दिया जाता है और चना वगैरह दिया जाता है, वो सब इसी के तहत मिलता है, ठीक है ना। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है कि 2019-20 का, कि ये बताइए कि भारत में सबसे अच्छा ये भोजन को बांटने में, यानी खाद्यान्न को बांटने में, यानी गेहूं चावल को बांटने में अच्छा काम किसने किया है। तो इसमें 3 कैटेगरी बनी है।
कैटेगरी नंबर फर्स्ट बड़ा राज्य, यानी जिसकी साइज पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा है। दूसरा कैटेगरी बना है छोटे राज्य, यानी जिसकी पॉपुलेशन और जो क्या बोलते हैं एरिया भी है दोनों छोटा है। और तीसरा कैटेगरी बना है केंद्र शासित प्रदेश की। तो आइए देखते हैं, तो जो बड़े राज्यों में नंबर 1 है वो कौन है? गुजरात है। यानी पूरे भारत में सबसे बेस्ट राज्य बड़े राज्यों में कौन रहा इसको एक्ट लागू करने में? तो गुजरात था। सेकंड नंबर पे कौन है छोटे राज्यों में? कौन है? तो गोवा है। और आप जानते हैं कि गोवा क्या है? छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 कौन है? सबसे बेस्ट रहा चंडीगढ़। इसके बाद से दिल्ली है, ध्यान रखिएगा, इसके बाद से दिल्ली है। ठीक, तो ये हमारा रहा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। अब देखिए, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जब आया तब से ये खाद्य सुरक्षा हमारे देश के लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। एक इस खाद्य की क्वालिटी को लेकर एक अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं FSSAI। जो आप कभी भी कोई सामान खरीदते हो तो उसमें प्रूव करके लिखा रहता है FSSAI प्रूव्ड, यानी वेरीफाइड। यानी ये चीजें जो FSSAI का क्या है? मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके मानक पर ये क्या करता है? खरा उतरता है। तो देखिए, हमारे देश में एक एक्ट आया था, स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है ना, यानी मानक अधिनियम 2006। और उस मानक अधिनियम के तहत उसमें लिखा गया था कि किसी भी मानक को तय करने के लिए हमको एक अथॉरिटी बनाना है, एक बोर्ड बनाना है, एक संस्था बनाना है, ठीक है ना। और उसी 2006 के बोर्ड को 2008 में लागू किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और उसी के 2008 में यानी 2006 में एक्ट आया, ठीक है ना। इस एक्ट का नाम क्या है? स्टैंडर्ड एक्ट, यानी मानक अधिनियम 2006। और उसी अधिनियम में लिखा गया था कि एक क्या होगी? एक संस्था होगी जो इस मानक को तय करेगी। तो इसीलिए इस संस्था का नाम निर्माण हुआ, उसका नाम क्या था? FSSAI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। किस एक्ट के तहत हुई? स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, हमको पता है कि आप ये आराम से सीख गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको लिंक करने के लिए एक आसान सी बात बताएं। जैसे आप कहते हो ना कि ग्राम पंचायत कब जोड़ा गया था? हमारे संविधान की अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। अब इसमें से कई लोग कहेंगे 73वां संविधान संशोधन 1993, कई लोग कहेंगे ना मैं नहीं मानूंगा 73वां संविधान संशोधन 1992, दोनों सही है। मुन्ना बात क्या हुआ था कि 1992 में एक्ट आया था, लेकिन 1993 में वो लागू हुआ था, ठीक है ना। यानी 24 अप्रैल 1993 को 11वां अनुसूची जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसको लागू किया गया। इसलिए हम कह देते हैं 1993। और उसी दिन यानी 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह ये भी कब आया? 6 में। लेकिन हमारे इंडिया में जानते हैं काम होते कितना टाइम लग गया। मैं इस कंपटीशन की दुनिया में आया 2017 के सितंबर अक्टूबर में। और 2017 के सितंबर अक्टूबर से ही मैं एक चीज सुन रहा हूं। जानते हो क्या सुन रहा हूं? एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जो पाकिस्तान का है। और उसी के ऊपर एक ईरान में एक पोर्ट है, ठीक है ना, जिसका नाम आप बताइएगा हमें, ठीक है ना। उस ईरान का पोर्ट जो है वो तभी से न्यूज में है 2017 से, लेकिन आज तक भारत उस पोर्ट को बना नहीं पाया। तो हमारे देश में किसी भी पॉलिसी को लागू करने की इतनी पैरालिसिस के समझ में सकते हैं, ठीक है ना। उस पोर्ट का नाम आप बताइएगा, ठीक है ना, ईरान में, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्या नाम है उस पोर्ट का? पर्शियन गल्फ के पास है। आइए अब देखिए, दूसरा है, थोड़ा सी अच्छी खबर है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमी कैसी चल रही है? रिसेशन में चल रहा है, ठीक है ना। तो जब रिसेशन में चल रहा है हमारी इकोनॉमी, यानी हमारी जीडीपी ग्रोथ अब निगेटिव में आने वाली है, ठीक है ना। अभी तक तो हम लोग 2019-20 का जो लास्ट क्वार्टर था, यानी जनवरी फरवरी मार्च वाला, ठीक है ना, उस क्वार्टर में हम लोग अच्छा काम किए, यानी तभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रही। लेकिन कहा जा रहा है कि अप्रैल मई और जून
अप्रैल मई जून के जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि पूरा अप्रैल हम लोग कुछ नहीं प्रोड्यूस किए, मई में भी लगभग आधा दिन हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं। तो कुल मिला जुला के कहा जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो क्या होगी, इस साल बहुत ही डाउन रहेगी। तो इसी में एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज। जरा बताना, हमने ये पढ़ाया था आपको 2-4 दिन पहले, और अगर नहीं याद आ रहा है ना तो रिवीजन, इसीलिए हमने कहा था कि एक दिन रिवीजन के लिए। मूडीज ने भारत की रेटिंग को क्या किया है, बढ़ाया है कि घटाया है? तो घटाया है। तो क्या किया है, BA 2 था कि 3 था, जरा बताना हमको। यानी BAA 2 से 3 किया कि BAA 3 से 2 किया, जरा बताना हमें, ठीक है ना। आइए, तो फिंच ने, और नहीं अगर याद आ रहा है तो जाके अपना नोट्स रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो फिंच ने क्या किया है, फिंच ने कहा कि देखो 2021 और 22 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 9.5% रहने वाली है। यानी हम लोग 2000 ये साल नहीं लेकिन अगले साल में हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दिखाएंगे, क्योंकि हमारे देश की ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसके पीछे नहीं जाना, पता है दुनिया जानती है कि कोविड-19 के बाद से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी, निगेटिव में होगी। जापान ने दिखा दिया, साउथ कोरिया, दुनिया के हर एक देश का लगभग जीडीपी ग्रोथ डाउन में होगी, चाइना का भी डाउन में ही है, माइनस में। लेकिन चाइना नहीं, लेकिन 2 देश हैं दुनिया में जिनकी ग्रोथ रेट ठीक ठाक रहेगी, उन पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बाकी दुनिया के दूसरे देशों पर असर पड़ेगा। पहला है भारत और दूसरा है चाइना। इसके भी कई कारण है, कई फैक्टर है, क्योंकि इनका खुद का होम का कंजप्शन ठीक ठाक है भाई। एक तो पॉपुलेशन भी है, तो पॉपुलेशन है तो कितना भी कम प्रोडक्शन करोगे तो कंजप्शन, भाई आदमी टूथपेस्ट तो करेगा ही ना, तो भाई वो तो एक्सपेंडिचर होगा ही। तो इसलिए इंडिया में, चाइना और इंडिया दोनों इस कोविड-19 से लगभग जो है उतना ज्यादा मार नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी खाएंगे, ये ध्यान रखेगा। और फिर उसके अगले साल हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। और पता है ये इतना ज्यादा क्यों है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि खुद इस साल यानी 2020-21 में हम लोग बहुत ही खुद प्रोडक्शन कम करेंगे। जब खुद प्रोडक्शन कम करेंगे तो अगले वर्ष इस साल के कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा भी हम क्या करें, ग्रोथ करें, तो वो ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए अगर 100 से हमको 150 जाना है, बात को समझने की कोशिश करना, 100 से हमको 150 जाना है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 1 से 2 में जाना बहुत ही आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लड़के जो होते हैं बैक पेपर भरते हैं, ठीक है ना, तो 100 मार्क्स में के कई बच्चे होते हैं जो 60 नंबर पाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है, वो कहते हैं नहीं हमें और नंबर चाहिए। तो उनको 60 से 70 करने में, ठीक है ना, 60 से 70 करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा है जो 100 नंबर पाया था, 100 नंबर का एग्जाम था, वो 30 नंबर का ही बस पाया था, उसने बैक पेपर डाला, उसके 30 से 60 हो गए। तो सोचो वो क्या किया, कम नंबर पाया था इसलिए उसने 100% ग्रोथ किया, दोगुना कर दिया। लेकिन एक बंदा है जो 60 नंबर पाया, तो क्या वो 100 पढ़ के 120 कर देगा? क्या नहीं कर देगा। इसका लॉजिक यही है कि इस साल खुद हम लोग का डाउन रहेगा, इसलिए अगले साल तो वैसे भी ज्यादा दिखेगा ही, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फिंच अमेरिकन बेस्ड रेटिंग एजेंसी, ठीक है ना, और मूडीज भी क्या था, अमेरिकन बेस्ड रेटिंग एजेंसी। और क्या किया था मूडीज ने, बताइएगा, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा ही। अब देखिए यहां पर जावेद इकबाल बानी, ठीक है ना, ये क्या चुने गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के ये क्या बने हैं, हाई कोर्ट के जज बने हैं। अब ये हाई कोर्ट जज बने तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बना है क्योंकि ये क्या है, वकील से डायरेक्ट क्या बने हैं, जज बने हैं, न्यायाधीश बने हैं, वकील से ये न्यायाधीश बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब जरा देखिए बेसिकली हाई कोर्ट के वकील का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कार्यकाल कितना होता है, तो अंतिम कार्यकाल आप जानते हैं कि 62 वर्ष, यानी कोई भी हाई कोर्ट का जो वकील होगा, हाई कोर्ट का जो जज होगा वो मैक्सिमम 62 साल तक अपने पद पर रह सकता है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो वकील जज होगा वो भी मैक्सिमम 65 साल तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखेगा कि इनकी ये यानी किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो इन जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को यह सिफारिश कौन देता है, तो सिफारिश देता है कॉलेजियम, ठीक है ना, कॉलेजियम एक जजों का,
टॉप मोस्ट जजों का एक ग्रुप होता है। सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस का जो 5 होते हैं मेंबर, उन टॉप मोस्ट सीनियर जजों का एक ग्रुप होता है। वही ग्रुप देखता है कि कौन व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, उस व्यक्ति का नाम वो किसको भेजता है, सरकार के पास, और सरकार उसको अप्रूवल करती है। अप्रूवल करके उसको क्या करती है, उसको न्यायाधीश नियुक्त कर देती है। लेकिन इसी को हटाने के लिए सरकार ने सोचा था कि भैया खुदे से खुद का रिक्रूटमेंट कर ले रहे हैं, तब तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होगा। भाई हम हैं तो अगर मेरी बीवी मान लो लॉ की है तो उसको अगर मैं खुद जज हूं तो क्या करूंगा, उसी का नाम बढ़ाऊंगा ना। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए सरकार ने क्या बोला, सरकार ने कहा कि हम एक एक्ट लाएंगे जिसका नाम क्या था, NJAC, ठीक है ना। तो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है ना। तो एक कमेटी होगी जिसमें जज भी होंगे और सरकार के भी कुछ लोग होंगे, दोनों लोग मिला के बढ़िया से क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे और जिसका भी नाम लेंगे वो क्या हो जाएगा, उसको हम जज नियुक्त कर देंगे। लेकिन ये बात लग गई किसको, हमारे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा कि ये तो हमारे अंदर हस्तक्षेप किया जा रहा है। हमारे देश में डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, ठीक है ना। अभी ये कहेंगे ना सर जी चौथा पिलर तो एक और है ना, मीडिया, वो बस काम का ही है, मीडिया तो इस समय हटाओ। तो 3 डेमोक्रेसी के पिलर हैं, कौन कौन से हैं जरा बताइएगा। तो उसी में एक हमारा क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और हमारा एक न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो इसी और तीनों में लिखा है सेपरेशन ऑफ द पावर, यानी न तो जुडिशरी कार्यपालिका का काम करेगी और न तो कार्यपालिका जुडिशरी का काम करेगी। इसी प्रकार न तो विधायिका जुडिशरी का काम करेगी और न तो जुडिशरी विधायिका का काम करेगी। अर्थात यह है कि विधायिका का काम नियम बनाना है, न्याय देना नहीं है। इसी प्रकार कोर्ट का काम न्याय देना है, नियम बनाना नहीं है। आपको कुछ दिन पहले एक याद होगा, चूंकि आप पता नहीं दो हिंदू पढ़ते हो नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा पढ़ता रहता हूं तो मुझे पता है। उसमें एक आर्टिकल आया था कि काहे ये सुप्रीम कोर्ट, ये प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर भाग रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअल में ये हमारा मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा तो कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका के वर्क में अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमारा उनके अंदर हस्तक्षेप होगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। लेकिन बाद में जब डेली जब क्रिटिसाइज होता गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खुद से यह मामला संज्ञान में लिया और मामला संज्ञान में लेके कुछ निर्देश जाहिर किए सरकार को कि आपको ये काम करना चाहिए। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बातें हो गई, आप भी बोर हो रहे होंगे कि कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो कोई बात नहीं, देखो कोई भी चीज होती है ना, इससे ज्ञान बढ़ता ही जाता है। और मैं कोई भी बात आपको फालतू चीजें नहीं बताता हूं, ठीक है ना। किसी भी चीज के कारण आप जानिए और अच्छे अच्छे चीजों को जानते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट न्यूज है हमारा, ये एक लेडी है जिनका नाम है कैथी सुलिवान। क्या नाम है, कैथी सुलिवान। अब ये जो कैथी सुलिवान है, एक तो ध्यान रखिएगा, ये पहली ऐसी महिला है जो चैलेंजर डीप के अंदर जाकर घुस चुकी है। ये चैलेंजर डीप जो है, ये कहां पर है, डीप जो है ये लगभग 36,000 फीट अर्थ के नीचे है। जरा इसको यहां पर ऐसे समझिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी माउंट एवरेस्ट है। कितना है, लगभग 8,848, यानी पृथ्वी से सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, माउंट एवरेस्ट 8,848। लेकिन फिर हम आपसे कहें कि ये बताओ कि पृथ्वी से सबसे नीचा, पृथ्वी के सबसे नीचे यानी सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो आप कहोगे कौन सा है, चैलेंजर डीप। कहां पर है, प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। एक मेरियाना ट्रेंच का नाम भी सुना होंगे आपने, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जापान के साउथ में है ये, फिलीपींस के पास, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है। लगभग इसकी गहराई कितनी है, पृथ्वी के आधार तल से 36,000 फीट नीचे है। ये बंदी ऐसी है कि जो यहां पर ये पहुंच चुकी है। तो दुनिया की पहली महिला जो पृथ्वी के सबसे निचले स्थान पे जा चुकी है, वो कौन है, कैथी सुलिवान, ये ध्यान रखेगा। और पूरा अगर मेल और फीमेल मिला दिया जाए कि तो दुनिया की ये कौन से नंबर की है, 8 नंबर की, 8वें नंबर की है। लेकिन महिला में कौन है, फर्स्ट। अगर ये कहा जाए कि दुनिया का पहला व्यक्ति जो स्पेस वॉक भी कर चुका है,
स्पेस वॉक क्या होता है, जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे पैसेंजर, नहीं भी देखे होंगे तो कभी देख लीजिएगा। तो पैसेंजर फिल्म में क्या होता है कि, या फिर नॉर्मल आप समझ लीजिए बात को, जैसे हमारे धरती के ऊपर हमारे धरती को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तमाम दुनिया के वैज्ञानिक जाते रहते हैं और वहां से वो पृथ्वी को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि पृथ्वी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है ना, रिसर्च ऑफ पॉइंट है। तो वहीं पर समय समय पे क्या किया जाता है, अगर कोई खराबी होती है तो कोई बंदा के जाके वहां पर उस खराबी को ठीक करता रहता है। लेकिन स्पेस वॉक क्या होता है कि जब आप उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले जाएं, लेकिन उनका एक घर टाइप का होता है ऐसे, ठीक है ना, कैप्सूल टाइप का होता है, उसी में वो रहते हैं। अगर आप उस घर टाइप के कैप्सूल से बाहर निकल के थोड़ा सा अगर स्पेस में क्या करते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पेस वॉक, ठीक है ना। तो ये कैथी सुलिवान जो है स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं और दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट में भी घूम चुकी हैं, और इस मामले में ये दुनिया की क्या है, फर्स्ट सबसे पहली ऐसी महिला या फिर मेल, दुनिया का पहला ऐसा मनुष्य है जो स्पेस वॉक भी कर चुका है और दुनिया के सबसे निचले पॉइंट पे भी जा चुका है। इनका नाम है कैथी सुलिवान, ठीक है। कहां की होंगी आप सभी को पता होगा, नासा का, तो यानी अमेरिका। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैलेंजर डीप पर यानी इस चैलेंजर की खाई में सबसे पहला पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो अमेरिका का, नासा का कौन सा था, जैक्वेस पिकार्ड दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चैलेंजर द्वीप पे गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये द्वीप का निर्माण कैसे होता है ना, अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा टेक्टोनिक फोर्सेस यानी प्लेट टेक्टोनिक थियरी। और उस प्लेट टेक्टोनिक थियरी में आप जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो प्लेटें 2 टाइप की होती हैं या फिर 3 टाइप की कह सकते हैं। प्लेट फर्स्ट जो ओशनिक प्लेट होती है, यानी जिस प्लेट के ऊपर महासागर होता है उसे हम महासागरीय प्लेट कहते हैं। देखो कई लोगों को इसमें ये ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं, यानी महाद्वीपीय प्लेट होती हैं जिसके ऊपर स्थल होता है। अब जरा बताइए, महाद्वीपीय प्लेट भारी होती है कि महासागरीय प्लेट भारी होती है? सोचिए, जिस पे जमीन ज्यादा है वो भारी है कि जिस पे जल ज्यादा है वो भारी है? बताइए। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब यह है कि जमीन वाली भारी है तो आप गलत हो, ठीक है ना। भारी कौन है? ओशनिक प्लेट भारी है और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है, हल्की है। और जब दो चीज क्या होती है, टकराती है, एक भारी है और एक हल्का है, तो जरा बताइए हल्का उड़ेगी या भारी उड़ेगी? ध्यान रखिएगा, भारी वहीं बैठा रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, जो भारी क्या बोलते हैं कार होते हैं, वो कार क्या होता है, जमीन पकड़ के चलते हैं। तो मान लीजिए एक हल्की कार है, एक इधर से BMW आ रहा है, इधर से नैनो आ रहा है, दोनों टकराएंगे तो नैनो उड़ के ऊपर पार हो जाएगा जबकि BMW वहीं पे नीचे हो जाएगा। तो जब महाद्वीपीय प्लेट ये रहा, और जब महासागरीय प्लेट और जब महाद्वीपीय प्लेट दोनों आपस में टकराते हैं, जब टकराए ना तो ये महाद्वीपीय प्लेट हल्का है तो इसे टकरा के ऊपर चला जाएगा, ठीक, ऐसे चला जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा, ठीक, ये नीचे चला जाएगा। तो देखो इसके बीच में ये खाई बना, ये खाई, इसी खाई को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, या फिर गर्त बोलते हैं, या फिर इसको डीप भी बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ा। तो इसी तरह है। तो 2 प्लेटें हैं, कभी हमको मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आइए, ये जो न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, जितने लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब इसको देखेंगे तो समझ लीजिए। उसके साथ साथ यूपीएससी जो भी लोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। इसको समझते हैं एक एक करके। अच्छा, अब बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं आपको। देखिए, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, तो ये हो गया ना वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि भैया गिर नेशनल पार्क कहां पे है, तो आप कह दोगे गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, जब गिर नेशनल पार्क गुजरात में है तो चलिए कुछ और बात करते हैं। तो न्यूज यह है कि देखो, गिर नेशनल पार्क में जो लायंस पाए जाते हैं उन लायंस को हम कहते हैं एशियाटिक लायंस, यानी एशियाई शेर। और ये एशियाई शेर सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, पूरे भारत में ही सिर्फ पाए जाते हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, ध्यान रखिए। इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइड ऑफ द गुजरात, ठीक है ना। अच्छा, तो 20 इन एशियाटिक लायंस में 29%
बाघों की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। यानी जो शेर है, एशियाटिक शेर है, इनमें 29% वृद्धि हो गई। यानी पहले इनकी संख्या थी 523 और अब इनकी संख्या हो गई है 674। ठीक है ना। तो इस एशियाटिक शेर की वृद्धि हुई है कितना, 29%। यूपीएससी यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट घुमा सकता है, 29 की जगह पे कम कर देगा, बढ़ा देगा, कुछ भी, आप उसको डील कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये गिर नेशनल पार्क इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ साल पहले इन्हीं एशियाटिक लायंस की मृत्यु होती थी। एक वायरस था जिसका नाम था कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, सीडीवी वायरस। ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से उस गिर नेशनल पार्क में बहुत सारे बाघों की मृत्यु हो गई थी। तो ये सीडीवी क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया था वनडे में कि आप पूछ नहीं सकते। तो इस बार भी ध्यान रखिएगा कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो वनडे के लिए समझ जाइए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कुछ और चीजें जानते हैं। ये जो एशियाटिक लायंस हैं, ठीक है ना, ये जो एशियाटिक लायंस हैं, अब जब हम इन्वायरमेंट का एक लेक्चर लिए हैं बहुत पहले का, उस इन्वायरमेंट के लेक्चर में ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। भारत में जीव जंतुओं को रक्षा के लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कई सारे क्लॉज दिए गए, कई सारे शेड्यूल दिए हैं, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड। तो आपसे बताना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशियाटिक लायन, अगेन यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए, एशियाटिक लायन 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में है, किस अनुसूची में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है, तो ध्यान रखना है फर्स्ट सूची में है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा कि यही एशियाटिक लाइंस आईयूसीएन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, आईयूसीएन की स्थापना 5 अक्टूबर 1948, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ग्लैंड में है। ग्लैंड कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948, हेडक्वार्टर कहां पे है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1972 के एक्ट के किस शेड्यूल में है, किस सूची में है, तो 1 में है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि आईयूसीएन की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड में है यानी खतरे में है, कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, कि वनरेबल है, कि सुभेद्य है, ये 3 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है वनरेबल, एक होता है इंडेंजर्ड और एक होता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो जैसी जैसी जनसंख्या होती है उसके आधार पर हम इसको लिस्टिंग करते हैं। तो ये आईयूसीएन की किस लिस्ट में है, इंडेंजर्ड में है, यानी खतरे की लिस्ट में है ये, यानी इस पे खतरा है। लेकिन धीरे धीरे अब ये जब वृद्धि हो जाएगी तो ये खतरा इन पे हट जाएगा। इसी प्रकार एक और संस्था है जिसका नाम है साइट्स, ठीक है ना। तो साइट्स जो संस्था है, इसका ध्यान रखेगा, इसका तो सबसे पहली बात, इसमें भी अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स सेकंड, अपेंडिक्स थर्ड। तो ध्यान रखेगा कि इस साइट्स के किस अपेंडिक्स में है, तो इस साइट्स के अपेंडिक्स में है, फर्स्ट में है, ठीक है ना। यानी ये साइट्स के फर्स्ट अपेंडिक्स में क्या है, लिस्टेड है। 1972 के फर्स्ट में, आईयूसीएन के इंडेंजर्ड में, इसकी क्या बोलता है, स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ग्लैंड में। साइट्स की किस अपेंडिक्स में है, तो अपेंडिक्स फर्स्ट में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में, और उसके साथ साथ साइट्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो जेनेवा में, ठीक है ना। अब इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, हम बता रहे हैं साइट्स का। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी ये साइट्स एक निगरानी संस्था है जो क्या रखता है, ये देखता है कि दुनिया में किसी भी जीव जंतु को कहां से उठाकर कहां बेचा जा रहा है, ये देखता है, ठीक है ना। तो इस साइट्स का फुल फॉर्म ध्यान रखेगा, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। और इस साइट्स के किस लिस्ट में है, किस अपेंडिक्स में है, तो अपेंडिक्स फर्स्ट में है। साइट्स की
हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जनेवा बना कब था? 1975 में। आईयूसीएन की किस लिस्ट में है? तो आईयूसीएन की लिस्ट में है किसमें? इंडेंजर्ड में। स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1948। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहां पर है? तो आप जानते ही हैं कि स्विट्जरलैंड में है। और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में है? तो शेड्यूल फर्स्ट में है। ठीक है ना? बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है ना? और इसी के साथ आप जुड़े रहिए हमसे। सारी जो बातें हमने आपको शुरुआत में बताई है उसके साथ आप लगे रहिएगा और उसके साथ साथ खुद पे ट्रस्ट बनाए रखिएगा। ठीक है ना? कौन कोई नेगेटिव पर्सन है उससे दूर रहिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि इस समय दिमाग आपका बहुत खराब हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी धैर्य रखिए, आपको बेहतर ही चीजें मिलेंगी और अच्छे से आप अपनी स्टडी पे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आगे हम लोग फिर से सोमवार को मिलेंगे, मंडे को। ठीक है ना? तब तक कल एक लाइव सेशन करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लेखपाल के लिए कैसे आपको जीएस और जो ग्रामीण परिवेश है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए हमारे साथ, अपने खुद की तैयारी करिए, घर में सबका ख्याल रखिए, माता पिता का सेवा करिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।